गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इतने दिन बाद आज क्लास हो रहा है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आपसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो आज से बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करेंगे। गुड आफ्टरनून हर्ष, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग सारा कुछ प्रीवियस जो भी चीजें रिवाइज कर लिया आप लोगों ने। ऑलरेडी हमने सारे जो भी कोर्सेज जो सिलेबस थे हमारे वो कवर हो चुके हैं। तो भी बच्चे चाहते हैं कि स्ट्रक्चर वे में तैयारी करने के लिए वो अभी चाहे परचेज करें कोर्सेज फ्रॉम एली अपडेट ऐप। इसमें हमारे पूरे जो मीन्स 28-29 वीडियोज होंगे। अगर आप लोग उससे उस पर कर लेते हैं तो आप लोग का सारा पूरा प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बट अभी जो एमसीक्यू हम करेंगे उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। तो उस नए कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते चलेंगे। क्या होता है कि सिलेबस से अलग भी कुछ चीजें पूछते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू करते टाइम वो अलग अलग चीजें कॉन्सेप्ट आएंगी। बहुत सी चीजें हम वो चीजें भी डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आएंगे, हम उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून सेजल, ठीक है। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू। तो प्लीज आप सब लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ के एक सेकेंड, डाउनलोड कहाँ गया? चल क्यों नहीं रहा है? एक सेकेंड। तो सब लोग तैयार है एमसीक्यू करने के लिए? वॉइस, वीडियो, पीपीटीज, एवरीथिंग क्लियर? प्लीज कंफर्म करो सब लोग। हर्ष, सेजल, सबको पता है या नहीं कि क्लास चल रही है? कंफर्म करो जल्दी, हम लोग क्लास स्टार्ट करें। आज ऑलरेडी लेट हो गया क्योंकि सर ऑलरेडी क्लास ले रहे थे। ठीक है, तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पैटर्न क्या रहेगा, आप लोग क्वेश्चन देखना, फिर उसका आंसर करना, ठीक है। फिर उसके बाद हम चीजों को डिस्कस करेंगे। इनकेस अगर आपको कोई डाउट होगा, अगर कोई डाउट नहीं होगा, पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड होगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो उस चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी हमारे न्यू कॉन्सेप्ट रहेंगे हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू। जो फर्स्ट एमसीक्यू है तो ये है, हमारे ऑलरेडी बैच कंप्लीट हो चुके हैं, बट जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि वो अभी भी इतने समय में अपना कोर्सेज का तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सारे वीडियो हमने जो भी रिकॉर्ड कर लिया है, लाइव क्लासेस तो लिया ही गया था, जो भी सारे वीडियोस रिकॉर्डेड हैं वो ऑलरेडी ऐप पे अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और एलयू अपडेट ऐप को डाउनलोड करिए। वहां से आप इनरोल करके सारे वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कराया जा रहा है वो करिए, ठीक है। इजिली आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। हमारा जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो है, हु कैन सक्सेसफुली कंडक्ट रिसर्च। कौन सा ऐसा पर्सन है जो सक्सेसफुली रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है? अब ये क्या है, ये हमारे माइंडसेट का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें सोच के क्वेश्चन देना है। ऐसा हर चीजें नहीं होता है जो हमने चीजें पढ़ी होती है, कुछ चीजें लॉजिक के थ्रू भी हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे कौन से पर्सन है जो रिसर्च को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं? समवन हु हैज हार्ड वर्कर, कोई ऐसा पर्सन जो हार्ड वर्कर हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या कोई ऐसा पर्सन जो उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, या हैज स्टडीज रिसर्च मेथोडोलॉजी, या कोई ऐसा पर्सन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। गुड आफ्टरनून शशांक। हर्ष, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। मैं बोल रही हूँ कि लॉजिक को भी यूज करके हमें आंसर देना पड़ता है, ठीक है।
फिर से क्वेश्चन पढ़ो आप। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। रिसर्च जरूरी नहीं है, एक सेकेंड। रिसर्च जरूरी नहीं है कि एक ऐसा पर्सन हो जो हार्ड वर्कर हो वो रिसर्च कर ले, ठीक है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जिसके पास डिग्री है वो रिसर्च कर सके, ठीक है। या वो रिसर्च मेथोडोलॉजी को पता वो रिसर्च कर सके। रिसर्च वो कर सकता है जिसके पास थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी है। कोई भी प्रॉब्लम का उसको सबसे पहले तो प्रॉब्लम दिखे कि हमारे उसके अराउंड में प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो ढूंढ सके। उसको ये अपने एबिलिटी से अपने थिंकिंग एबिलिटी से पता लगा सके कि वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करेगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सोर्सेस हमें यूज करना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि पर्सन का अगर थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी अच्छा है, ठीक है, तो वो रिसर्च सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च? इसमें से कौन सा रिसर्च का मेथड नहीं है? सर्वे, हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन या फिलोसफिकल? फास्ट फास्ट रिप्लाई दीजिए आप लोग। हाँ, तो वेरी गुड। आप लोग क्वेश्चन का भी नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके। हाँ, तो यहाँ पे फिलोसफिकल एक ऐसा है कि जो कि रिसर्च का टाइप नहीं है, बाकी हम सारे तरीके से रिसर्च करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फीजिबल ओनली व्हेन। कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम कब उसको फीजिबल माना जाता है? जब इट हैज यूटिलिटी एंड रेलिवेंस, जब उसके पास कोई यूटिलिटी हो या रिलीवेंस हो, या इट इज न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, या वो रिसर्च जो हो वो एकदम न्यू हो, कुछ आपके नॉलेज में कुछ ऐड कर रहा हो, आपका नॉलेज एनहेंस कर रहा हो, या इट इज रिसर्चेबल, या कोई ऐसा एरिया जो रिसर्चेबल है, या ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा आंसर सही है? हम रिसर्च प्रॉब्लम को फिजिबल कब मानेंगे? जब एक ऐसा रिसर्च है जो कि यूटिलिटी क्रिएट करे या रेलिवेंस हो, ठीक है, सोसाइटी के लिए, या कुछ वो नया फील्ड हो, या कुछ नॉलेज में ऐड कर रहा हो, या रिसर्चेबल हो, या ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग फास्ट फास्ट रिप्लाई करिए। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें समझाने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, ठीक है। हम कैसे रिसर्च जो फाइंडिंग होता है हमारा उसको हम ऑथेंटिक मानेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, आप लोगों का कमेंट हमें नहीं दिख रहा है। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ अ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, और हाँ, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन। कोई भी डाउट होगा किसी भी लाइन में तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। which one is called non probability sampling? तो यहाँ पे सैम्पलिंग से समथिंग का मेथड, जो भी सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के मेथड, जो भी प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और प्रोबेबिलिटी में कितने टाइप्स होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ठीक है, हमने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लस्टर, ठीक है। फिर हमने देखा सिस्टमैटिक, मल्टीपल रैंडम सैम्पलिंग होता है, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड, ये हमने देखा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। वहीं पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने कोटा देखा,
ठीक है, कन्वीनियंस, जजमेंटल, ये कुछ हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड। हाँ, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड शशांक, सेजल, काजल। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कोटा ही जो हमारा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। बाकी जो हमारे ये सारे तीनों टाइप्स है बी सी डी में, वो हमारे क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, नहीं सॉरी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डज अ गुड थीसिस इन्वॉल्व, जब हम गुड थीसिस बनाते हैं तो उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमल पंक्चुएशन एंड ग्रामर एरर, जो मतलब जो व्याकरण हमारे जो ग्रामेटिकल एरर होते हैं वो कम से कम हो, या करेक्ट रेफरेंस साइटेशन, हम सही तरीके से साइटेशन प्रोवाइड करें, या कंसिस्टेंसी इन थीसिस राइटिंग, या वेल डिफाइंड अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें से क्या होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा थीसिस अच्छा हो। नहीं शशांक, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट हमने बताया था, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो हमें सारे मतलब हमने जो भी चीजें किया उसको शॉर्ट समरी में हम लिखे कि हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या, हमने क्या मेथड यूज किया है, एंड किस प्रोसेस से हमने रिसर्च को किया है, कौन सा डेटा यूज किया है, कौन सा टाइप्स ऑफ सोर्सेस हमने यूज किया है, ये सारी चीजें मीन अब्स्ट्रैक्ट मीन हम पूरे समरी जो भी हमने रिसर्च में किया है वो समरी हम शॉर्ट में दे दे तो उसे अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए उस अब्स्ट्रैक्ट को शॉर्ट समरी को पढ़ के पूरे रिसर्च के बारे में पता लग जाए। ठीक है, कि पूरी रिसर्च में अंदर क्या है। थीसिस जो हमारा होता है वो 200-300 पेज का वो होता है, उसको पढ़ना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, उसको माइंड को इन्वॉल्व करके समझना। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है हमारा, अब्स्ट्रैक्ट जो हमारा होता है वो वेल डिफाइंड अब्स्ट्रैक्ट होता है, जो कि एक समरी होता है हमारे पूरे रिसर्च का कि हमने पूरे थीसिस में या रिसर्च में हमने क्या किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सारे ऑप्शन को ऐड करना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिया है, हम भूल गए। ठीक है, तो हाँ ये भी है, ये हमारा करेक्ट है। बट देखिए अगर आपको सिर्फ 4 ऑप्शन दिया होता तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर ये होता। ठीक है, बाकी सारे भी करेक्ट है, बट अगर आपको 4 ऑप्शन दिया होता तो आपका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका जो होता आपका अलग हो जाता, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाता। बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, तो हमें ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए, तो हमें इसमें से देखना है कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमल फ्लक्चुएशन इन ग्रामेटिकल एरर्स ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे ए हमारे किस किस ऑप्शन में है। हमको जब हमें पता चल जाए कि इस ऑप्शन में से हमारे ए ऑप्शन तो होना ही होना है, तो जिसमें ए नहीं होगा हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ए हमारा तीनों में है। फिर हम देखेंगे कि करेक्ट रेफरेंस साइटेशन हमारा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये भी होना चाहिए। तो बी हम देखेंगे बी किसके, अब भी हमारे सारे में है तो हम किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, कंसिस्टेंसी इन थीसिस राइटिंग, कंसिस्टेंसी होना एक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सी को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये भी एलिमिनेट कर दिए, ए भी एलिमिनेट कर दिए, तो हमारा बच गया आंसर डी। तो ऐसे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को यूज करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को करेंगे, तो हमारा मैक्सिमम चांसेस होगा कि हमारा आंसर सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू, साइंटिफिक जो मेथड होता है वो क्या कमिट करता है, ऑब्जेक्टिविटी, एथिक्स, या प्रिपोजिशन, या न्यूट्रलिटी। वेरी गुड हर्ष, काजल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए हमारे साइंटिफिक मेथड में। ठीक है, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन ऑफ द मेथड्स ऑफ अ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, इसमें से कौन सा हमारा मेथड है लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस का, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन, डिडक्शन, रिसर्च, या एक्सपेरिमेंट। जब भी लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो उसमें इन चारों में से हमें क्या चूज करना चाहिए। जब भी लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, क्वेश्चन में लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, उसके प्रोसेस की बात करें, तो इन चारों में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लीज, वेरी गुड सेजल। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है कि जब भी क्वेश्चन में बोले लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, या लॉजिकल रीजनिंग से कोई भी बात है तो उसका रिलेशन हमारा किससे होता है, इंडक्शन से, इंडक्टिव रीजनिंग से, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग से। अभी आप लोग याद रखना कि जब भी कोई लॉजिकल रीजनिंग की बात करेगा, कहीं भी लॉजिक का बात करेगा, तो यहाँ पे हम किससे रिलेट करेंगे, इंडक्टिव रीजनिंग से या इंडक्शन से, ठीक है, ठीक है एवरीवन, ये हमारा कीवर्ड है। 8 का डी नहीं होगा, 8 का डी नहीं होगा, 8 का हमेशा ये होगा। जब भी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में बोले तो उसका हमारा आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा इंडक्शन होगा, इंडक्टिव, जो इन डेप्थ हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या करते हैं, लॉजिक को यूज करते हैं, किसी भी टॉपिक पे हम इन डेप्थ सोचते हैं लॉजिक का यूज करके। लॉजिक का यूज हम कब करते हैं, जब हमें किसी चीज पे बहुत ज्यादा थिंकिंग करनी होती है, ठीक है। तो जब भी हम लॉजिक का यूज करेंगे तो इंडक्शन में करेंगे, इंडक्टिव करेंगे। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, इन डेप्थ हम क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड प्रीपोजिशंस यूज्ड टू एक्सप्लेन फेनोमेना इज नोन एज। इसको हम क्या कहते हैं, अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करता है या प्रीपोजिशन को डिफाइन करता है, इन दोनों को यूज करके, कॉन्सेप्ट या प्रीपोजिशन को यूज करके हम समथिंग क्या कर रहे हैं, कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, फैक्ट, वैल्यूज, थ्योरी या जनरलाइजेशन। 9th का आंसर दीजिए आप लोग। एक कोई ऐसा सिस्टम है जो इंटर रिलेटेड है कॉन्सेप्ट से या प्रीपोजिशन से, जिसको कि हम यूज करते हैं किसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसे हम फैक्ट बोलेंगे, वैल्यूज बोलेंगे, या थ्योरी बोलेंगे, या जनरलाइजेशन बोलेंगे। शशांक, आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं किए हो ना। हम जनरलाइजेशन, हर्ष आपका आंसर गलत है, शशांक आपका आंसर गलत है, काजल आपका भी आंसर गलत है। हर्ष, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थ्योरी, ठीक है। अब देखो जनरलाइजेशन क्यों नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या आंसर दिए, जनरलाइजेशन। हमने क्या बोला था, जनरलाइजेशन में क्या होगा, जब भी हमारा क्या होगा, जो हमारा रिसर्च का रिजल्ट, जब हम क्या कर सके, पूरे पॉपुलेशन पे हम क्या कर सके, अप्लाई कर सके, ठीक है, कैन अप्लाई ऑन द होल पॉपुलेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जनरलाइजेशन, ठीक है। तो जनरलाइजेशन हमारा ये होता है कि जब हम अपने रिसर्च के रिजल्ट को पूरे पॉपुलेशन पे जनरलाइज करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़िए कि कहीं पे भी आपको रिजल्ट की बात किया है, या कहीं पे भी रिजल्ट के जो पॉपुलेशन का, जो हमारे रिसर्च का रिजल्ट है उसको पॉपुलेशन पे अप्लाई करने की बात किया है, ऐसा कहीं क्वेश्चन में लिखा है। तो आप लोगों ने डी कैसे बोल दिया। प्लीज आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उसको अपने दिमाग में, माइंड को यूज करके सोचिए, ठीक है। ऐसे हम एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा थ्योरी। जब भी कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन को यूज करके किसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करने की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी होगा, ठीक है। ठीक है हर्ष, हो सकता है आपने 7th का डी बोला हो या कुछ, तो आगे हमने वो देख लिया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन इज, थ्योरी होता है या वैल्यू होता है या फैक्ट होता है या स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जो एम्पेरिकली हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या किसी को वेरीफाई करते हैं, तो वो थ्योरी होता है, वैल्यू होता है या फैक्ट होता है या स्टेटमेंट होता है। अब एम्पेरिकल का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, इतना बार बार हम बताए थे एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है। Please reply fast, everyone. Very good, Sejal. Very good.
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। इंपेरिकल का मतलब हमारा क्या होता है? इंपेरिकल का फिर से मैं बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। वर्ड आपको बस लिख देगा, अगर इस वर्ड का आपको मतलब पता है देन ओनली यू कैन सॉल्व द एमसीक्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंपेरिकल का जो मतलब होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो क्या होता है? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब देखो, जो भी हमारी चीजें ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होंगी या एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होंगी, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा? वो हमारा क्या होगा? वो फैक्ट के बेसिस पे होंगी या रियल होंगी। हम इसको बोल सकते हैं कि रियल होगा या फैक्ट के बेसिस पे होगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जर्व जो हम करते हैं वो रियलिटी में जो चीजें हो रही है उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं जो रियलिटी में करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो भी हमारी चीजें होती है फैक्ट के बेसिस पे होती है, रियलिटी में होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, ठीक है एवरीवन। ऐसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। रिसर्च अंडरटेकन फॉर अ नॉलेज से, कोई ऐसा रिसर्च हम करते हैं ताकि हमारे नॉलेज का एनहेंसमेंट हो, उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं? प्योर रिसर्च, एक्शन रिसर्च, पायलट स्टडी या सर्वे। ये हमारा कीवर्ड है, इससे हम यूज करके बताए थे कि एक ऐसा रिसर्च जो हम नॉलेज के एनहेंसमेंट के लिए करते हैं या किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए, प्रिंसिपल को बनाने के लिए, ठीक है, इसलिए करते हैं। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक रिसर्च होता है जो हम अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए करते हैं, वो कौन सा रिसर्च होता है? आप लोग बताइए। ऐसे ही क्वेश्चंस में आते हैं, एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन। ऐसा कौन सा रिसर्च है जो नॉलेज के एनहेंसमेंट के लिए किया जाता है? वेरी गुड शशांक। तो यहाँ पे हो जाएगा प्योर रिसर्च, जिसको कि हम बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैथ्स के कॉलम में भी आ सकता है, इसलिए हमें दूसरा नाम भी, हमें हर एक रिसर्च का जो दूसरा नाम है हमें याद करके रखना है, ठीक है। तो इसे हम प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसका कि हम यूज कहाँ पे करते हैं? नॉलेज के इन्हेंसमेंट के लिए, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन। काजल बी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। बी हमारा कब होगा? एक्शन रिसर्च, जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करें, ठीक है। करंट सिचुएशन को जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे देन हमारा बी आंसर होगा, ठीक है। जिसका जिसका बी है प्लीज करेक्ट कर लो, हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे फिल करना हमें, इंक्लूड द डेटा कंसर्निंग फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा? इसमें हम किस स्टडी को जैसे इंक्लूड डेटा कंसर्निंग फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, तो हमें कौन सा इसमें डेटा हमारा यूज होगा? किस स्टडी यूज होगा? या जनरल बिहेवियर यूज होगा, या जेनेटिक अप्रोच यूज होगा, या हिस्टोरिकल स्टडी होगा, ठीक है। किसी फैमिली के बैकग्राउंड या एजुकेशनल डेवलपमेंट का हमें स्टडी करना है, तो कौन से टाइप्स का डेटा हमें यूज करना है यहाँ पे? कोई ऐसा डेटा है जो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताता हो, या कितना एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ ये हमें बताता हो, ठीक है। वेरी गुड शशांक, वेरी गुड एवरीवन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केस स्टडी। हम केस स्टडी करके किसी भी एजुकेशन फील्ड के डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। या हम फैमिली बैकग्राउंड का हमें जानना है तो भी हम केस स्टडी को भी यूज किए होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी ने सी आंसर दिया है, सी आंसर किसने दिया है? एक सेकेंड, 12th का सी, हर्ष, हर्ष आपने सी आंसर दिया है। सी कैसे होगा यहाँ पे? जेनेटिक अप्रोच, जेनेटिक अप्रोच ऐसा यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं, और फिर अगर आप जेनेटिक इस फैमिली बैकग्राउंड को लेके कर रहे हैं तो हमारा एक एजुकेशनल डेवलपमेंट भी तो है। किसी अब ये भी नहीं बताया कि किस एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा है, क्या ये इस फैमिली के एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा है या अकेले से एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा केस स्टडी, ठीक है। अगर हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला होता है किसी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं, किसी उसी फैमिली के एजुकेशन डेवलपमेंट क्या है लोगों का, देन हम यूज करते हैं जेनेटिक। और जेनेटिक में ये चीजें नहीं आती हमारी, ठीक है।
ओके, कोई बात नहीं है, कंफ्यूज हो गया तो कंफ्यूजन दूर कर लेना, ठीक है, एग्जामिनेशन में मत ऐसा करना। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेटा कलेक्टेड टू स्टडी एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड मोबाइल यूज विल बी। ऐसा कौन सा हम डेटा कलेक्ट करेंगे जब हमें जानना है कि कितना एसोसिएशन या रिलेशन है किसके बीच में, जेंडर के बीच में या मोबाइल यूज के बीच में, मीन्स मेल या फीमेल कौन सबसे ज्यादा मोबाइल यूज करता है। अगर हमें इसके बीच में रिलेशन जानना है तो हमें कौन सा डेटा यूज करना चाहिए, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा या कॉन्टिन्यूअस डेटा या क्लासिफाइड डेटा। अगर हमें जानना है कि रिलेशन क्या है, एसोसिएशन क्या है जेंडर या मोबाइल यूज में, तो कौन सा, नहीं हर्ष, श्वेता, आप लोग का आंसर गलत है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वालिटेटिव डेटा को यूज करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करेंगे हम यहाँ पे ये थोड़ी ना बोला कि कितने नंबर या कितने नंबर की बात किया है क्वेश्चन में, यहाँ पे सिर्फ रिलेशन की बात किया है, सिर्फ रिलेशन की बात किया है। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं मांगा आपसे कि कितने लोग हैं जो मोबाइल यूज करते हैं, फीमेल में कितने लोग हैं जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, मेल में कितने लोग हैं जो मोबाइल यूज करते हैं। हमें सिर्फ स्पेसिफिकली पूछा गया है कि रिलेशन कौन बताता है कि कौन से जेंडर मीन्स कौन से फोन यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका चेंज करो, अपने एग्जामिनेशन आने वाला है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच डेटा इज चीपर टू कलेक्ट। इसमें से कौन से जो हमारे डेटा है वो चीपर होते हैं कलेक्ट करने के लिए, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, न्यू डेटा या कलेक्टिव डेटा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सेजल, क्वालिटेटिव होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट पे पढ़ो, 14 का आंसर दो सब लोग। वेरी गुड शशांक, आपने ऑलरेडी आंसर दे चुका है 14 का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी डेटा। जो हमारा जो है वो है सेकेंडरी डेटा, जो कि चीपेस्ट सोर्स होता है हमारे डेटा का, क्योंकि ऑलरेडी डेटा हमारे क्या होते हैं, कलेक्ट हो गए होते हैं, बस हम उसे यूज करते हैं अपने रिसर्च में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच स्टेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, जो मार्केटिंग रिसर्च हमारा होता है उसमें कौन सा स्टेज हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, डेटा एनालिसिस करने में हमारा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, या डेटा कलेक्ट करने में ज्यादा हमारा एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है, या रिसर्च प्लान बनाने में, या रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में। देखो ये सब माइंड का यूज करके आंसर देने वाला चीज है, ठीक है, इसे पढ़ाया नहीं जा सकता है। कौन से रिसर्च में, कौन से स्टेप में हमारा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, पैसा लगता है, ठीक है। हर्ष, वेरी गुड। सेजल, सी नहीं होगा, सी क्यों होगा, हम प्लान से बना रहे हैं। अब प्लान क्या होता है, ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट हम कहाँ बनाते हैं, रफ वर्क करते हैं भाई। प्लान बनाने में क्या पैसा लगता है, प्लान को एग्जीक्यूट करने में ना पैसा लगता है, प्लान बनाने में क्या पैसा लगता है। आप लोग ऐसे कैसे आंसर कर सकते हैं, नहीं शशांक। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, डेटा कलेक्शन के समय हमें ज्यादा पैसा लगता है। डेटा कलेक्ट करने में हमें पर्सनली विजिट करना पड़ता है, ठीक है, हमें कहाँ से डेटा लेना है उस एरिया में हमें जाना पड़ता है, तब हमारे कॉस्ट आते हैं, ठीक है। आप लोग कैसे आंसर दे रहे हो ऐसे। रिसर्च प्लान बनाने में, डेवलप करने में, उसमें क्या पैसा लगता है, कुछ पैसा नहीं लगता है। आप अपने पढ़ाई का प्लान बनाते हो, ठीक है। तो फील्ड वर्क में ही तो पैसा लगता है। आप बताओ शशांक, आप फील्ड वर्क करने जाओगे, कैसे जाओगे, आपको पैसा नहीं लगेगा। क्वेश्चनर बनाना है, शेड्यूल बनाना है, लोगों के पास जाना, उसका पैसा, कितना एरिया आपको कवर करना है उसका पैसा, आप एनुमरेटर रखोगे उसका पैसा। अब ये बताओ प्लान बनाने में क्या पैसा लगता है, आप अकेले बैठ के प्लान बना रहे हो उसमें क्या पैसा लगेगा। आप अपने माइंडसेट का यूज करो ना भाई। क्लियर है सबको। आप अपने स्टडी प्लान बनाते हो, ठीक है, उसमें आपका क्या पैसा लगता है। जब आप ऑलरेडी एग्जीक्यूशन के मोड में जाते हो, देन आप क्या करते हो, अपना सिलेबस प्रिंट आउट कराते हो, पेन लेते हो, रफ लेते हो, देन आपका पैसा खर्चा होता है ना। अब बैठ के अगर प्लान बनाओगे कि हमें इतना घंटा पढ़ना है, उसमें क्या आपका पैसा लगेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेटा कलेक्शन, ठीक है, इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट चलिए, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। इसमें से कौन सा मेथड नहीं है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का। गुड आफ्टरनून सना। फिर से शशांक आप क्वेश्चन छोड़िए।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज नॉट अ मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, इसमें से कौन सा मेथड नहीं है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का? ठीक है, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, डेल्फी मेथड या डॉक्यूमेंट? हाँ, जो डेल्फी मेथड है हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन है। ठीक है हर्ष, प्राइमरी डेटा कलेक्शन है। करेक्ट आंसर ये हमारा हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो हमारा सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर हमारा रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच मेथड द रिसर्चर बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप बीइंग स्टडीज? ठीक है, तो ऐसा कौन सा रिसर्च होता है जिसमें रिसर्चर खुद जो भी ग्रुप को वो स्टडी करता है उसका पार्ट बन जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा रिसर्च होता है? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च, या फोकस ग्रुप, या शेड्यूल, या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च में? ऐसा कौन सा हमारा रिसर्च होता है जिसमें उस ग्रुप का पार्ट बन जाता है रिसर्चर खुद, जिस ग्रुप को वो क्या करता है, स्टडी करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी भाई लोग गलत दे रहे हैं आंसर। वेरी गुड हर्ष। सेजल आपने बी दिया है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू। फोकस ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है भाई? करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए आपको किसी के कल्चर का स्टडी करना है। ठीक है, कोई सिख है, जानना चाहता है कि हमारे फेस्टिवल हमारे कैसे सेलिब्रेट होते हैं। मान लीजिए होली में बीता, होली कैसे, तो वो क्या है, वो रिसर्चर है, वो जानना चाहता है कि हमारे ग्रुप में कैसे जो हमारे फेस्टिवल है, जो भी हमारे त्योहार है, कैसे मनाए जाते हैं। तो वो खुद पार्टिसिपेट करता है, तो उस चीज को फील करने के लिए कि लोग कैसा फील करते हैं। ठीक है, खुद पार्टिसिपेट करके, ठीक है, उन चीजों को स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है, और फिर जानता है कि कैसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको रिसर्च के प्रोसेसेस को बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, या प्रॉब्लम, या डेटा एनालिसिस, या डेटा कलेक्शन। देन हमारा बी है कि सबसे पहले प्रॉब्लम आता है, देन हाइपोथेसिस, देन डेटा कलेक्शन करते हैं, देन डेटा को एनालाइज करते हैं, या प्रॉब्लम, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, या हाइपोथेसिस पहले होता है, डेटा कलेक्शन, देन प्रॉब्लम, देन एनालिसिस। सेजल ने सी दिया है, गलत है। सना ने बी दिया है। ठीक है, वेरी गुड सना। वेरी गुड सना, वेरी गुड ससा, वेरी गुड हर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है कि प्रॉब्लम क्या है, देन उस प्रॉब्लम पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब यहाँ हाइपोथेसिस के पहले अगर हमारा आता है लिटरेचर रिव्यू, देन वो आ जाता है, हाइपोथेसिस बाद में होता है। ठीक है, बट हमारा लिटरेचर रिव्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले हाइपोथेसिस होगा, देन हम डेटा कलेक्ट करेंगे, देन डेटा को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रिसर्च अगर आपको याद होगा, देन आप उस चीज को इजिली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च। फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि लॉजिकल सीक्वेंस क्या है अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो। ठीक है, प्रॉब्लम होता है हाइपोथेसिस, देन टेस्टिंग, हम रिपोर्टिंग करते हैं, या प्रॉब्लम होता है फिर सैंपल कलेक्ट करते हैं, देन डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, देन डेटा एनालाइज करते हैं, या लिटरेचर सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, या प्रेजेंटेशन करते हैं, वेरिएबल होता है, या हाइपोथेसिस, देन टेस्टिंग, या रिपोर्टिंग। इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा? सना 19 का बी कैसे होगा? सब लोग गलत दे रहे हैं, सब लोग गलत दे रहे हैं। सना आप ये बताओ, हम लोग हाइपोथेसिस सेट करते हैं ना, हाइपोथेसिस के बाद से हमारा सैंपल आता है ना, करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये देखो हमारे शुरू का 2 स्टेप हमारा सही है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम होता है, देन हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो लिटरेचर सर्वे पहले ही आ गया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऐसे कहने को तो हमारा ये भी आंसर सही हो जाता है, क्योंकि हम लिटरेचर सर्वे करते हैं, देन हम डेटा कलेक्ट करते हैं। करेक्ट आंसर हमें चारों ऑप्शन में से देखना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है।
ऐसे तो ये भी हो जाता कि हम वेरिएबल देख रहे हैं फिर उसमें हम हाइपोथेसिस सेट कर रहे हैं, तो सबसे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये चारों में से वो हमारा ए होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आ रहा है, देन उस प्रॉब्लम पे हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, देन हम टेस्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन आता है कि आपको रखा रहेगा चार ऑप्शन में से आप तुरंत लगा दोगे। क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, तो आप माइंडसेट यूज करो। ठीक है, हाँ, वेरी गुड सना, अब चीजों को देखो ना। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट स्टेप्स इन साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, तो इसमें जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भी साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी स्टेप होता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, या प्रॉब्लम का हमें अवेयरनेस होना चाहिए, या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसमें ये भी बहुत इजी आंसर है। हाँ, वेरी गुड सेजल, सना, शशांक, वेरी गुड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रॉब्लम का अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय हाइपोथेसिस इन रिसर्च। जो भी हम रिसर्च में हाइपोथेसिस सेट करते हैं उसका हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ठीक है, एक टेंटेटिव क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, एजम्पशन होता है जो हम वेरिएबल के बारे में बताते हैं, या अप्रूवल थ्योरी होता है जिसको कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके होते हैं, या फाइनल कंक्लूजन होता है, या रिसर्च डिजाइन होता है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाँ, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड सेजल, शशांक, काजल। हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ये बस आपको हाइपोथेसिस क्या होता है इसका मीनिंग आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप्स ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो कौन से टाइप्स के रिसर्च को हम यूज करते हैं? ठीक है, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, या फिलोसफिकल रिसर्च। ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमने बहुत बार अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड शशांक, हर्ष, श्वेता, सना। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च हो जाता है। अप्लाइड रिसर्च हम कब यूज करते हैं? जब हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल जो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो यूज करते हैं। वहीं पे एक्शन रिसर्च जो हमारे जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो यूज करते हैं। थोड़ा डिफरेंस जो हमने चार्ट आपको दिया था वो आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच रिसर्च मेथड स्टडीज पास्ट इवेंट। ऐसा कौन सा रिसर्च है जो पास्ट इवेंट को स्टडी करता है? ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, या सर्वे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो पास्ट इवेंट को स्टडी करता है। वेरी गुड काजल, श्वेता, सना। नेक्स्ट 24, अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंट। वह कौन सा वेरिएबल है जिन्हें हम एक्सपेरिमेंट करते वक्त मैनिपुलेट करते हैं? ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल्ड, या कांस्टेंट वेरिएबल। 24 का ए। हर्ष आपका गलत है, सना वेरी गुड, शशांक वेरी गुड। ठीक है, ये हमने कितना चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन हजारों बार कर लिया होगा। ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। हाँ, वेरी गुड, सबका आंसर गलत है। हाँ, ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट हम किस पे देखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ वेरिएबल दैट चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एक कोई ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल की वजह से चेंज उसके ऊपर आता है। ठीक है, तो उसको कौन सा वेरिएबल बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सटेनियस वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो गया, तुरंत चेंज हो गया, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकता है। हर एक लैंग्वेज के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन, ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच रिसर्च डिजाइन इज यूज टू स्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर जाना चाहते हैं तो हम कौन से रिसर्च डिजाइन को यूज करते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन या सर्वे रिसर्च डिजाइन या हिस्टोरिकल डिजाइन या डिस्क्रिप्टिव डिजाइन? हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं हम, ठीक है। कीवर्ड हमारा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज फर्स्ट स्टेज इन रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डेटा कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या हाइपोथेसिस टेस्टिंग या रिपोर्ट राइटिंग? बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये। अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज से स्टार्ट हो गया तो आप लोग प्लीज, वेरी गुड। सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम उस पर क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू करते हैं। वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच मेथड इज यूज टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट। कौन सा मेथड हम यूज करते हैं ताकि हम रिस्पॉन्डेंट से डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर सके प्राइमरी वे में, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन होता है या इंटरव्यू होता है या क्वेश्चनर या ऑल ऑफ देवर? हाँ, वेरी गुड एवरीवन, यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारे हमारे मेथड हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन के, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है? केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है हमारा? हर्ष का सही है, सना वेरी गुड, बाकी सबका गलत है। शशांक, सेजल आपका आंसर गलत है। शशांक, हाँ आपका सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। केस स्टडी जो हमारा है क्वालिटेटिव है, बाकी ये सारे क्या है? क्वांटिटेटिव है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? क्वालिटेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट पे लास्ट क्वेश्चन आज का, द फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का फाइनल स्टेप क्या होता है हमारा? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग या लिटरेचर रिव्यू? वेरी गुड शशांक। तो हम क्या करते हैं? रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, ठीक है। वेरी गुड सना, हाँ वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। तो ऐसे हमारा एमसीक्यूज होगा रोज का। अब से परमानेंट क्लासेस चलेंगी जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। एमसीक्यू होगा जिसमें हम मिक्स एमसीक्यू करेंगे, तो प्लीज आप लोग प्रीवियस जो भी क्लासेस हैं आप लोग उसको रिविजन करिए, देन ओनली यू कैन गिव करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग को कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क, कोई भी डाउट हो किसी चीज से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं प्लीज। किसी को कुछ पूछना है? एग्जाम कब होगा? कंफर्म हो जाएगा। अभी आज कितना तारीख है?
आज संडे है, कल तक कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सेम टू यू सना। कल आपका कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग का एग्जाम कब होगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस अपना अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो फिर चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।